वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके। नए लेक्चर के साथ आज इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट टाइम उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी आपको। हमने लास्ट टाइम आपका मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और फिर हाइड्रेशन एनर्जी, ये सारी चीज़ें हो गई थी लास्ट टाइम। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से भी इम्पोर्टेंट हैं। आपने इनको दोनों तरीक़ों से करना है। चैप्टर 1 में से लॉन्ग क्वेश्चन अब तक बोर्ड ज़रूर देता रहा है। चैप्टर 1 की पेयरिंग कर देते हैं, कभी चैप्टर 2 के साथ, कभी 4 के साथ, लेकिन चैप्टर 1 आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आता ही आता है इसमें से। अभी तक तो ऐसा होता रहा। नेक्स्ट ईयर जो भी इनकी प्लानिंग होगी वो फिर आपको अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए इस चैप्टर को मुकम्मल तौर पे लॉन्ग के हवाले से, शॉर्ट के हवाले से मुकम्मल तौर पे तैयार करें। इजी चैप्टर है, मुश्किल नहीं है, बस जो कंसेप्ट हैं वो रिवाइज़ हो रहे हैं। कोई नई बात अभी तक आपने कोई ख़ास नहीं पढ़ी है। सिर्फ मैंने आपको ये कहा था कि आप पीरियोडिक टेबल को ज़रूर याद कर लें। तो पीरियोडिक टेबल का बल्कि मैंने आपको ग्रुप नंबर 1 जो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांसियम वाला दिया भी था। तो अगर वो आपने कर लिया तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं किया तो किसी वक्त बैठ के उसको 5-10 मिनट के लिए रट्टा मार लें। जनरली कुछ छोटे बहन भाइयों के साथ, मदर फादर के साथ, किसी के साथ, कज़न्स के साथ आप ऐसे मजाक में भी इनको चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे। बेसिकली वो ज़ुबान पे चढ़ाने वाली बात है ना, जब आप उसको बार बार रिवाइज़ करेंगे, यूज़ करेंगे, वो इंशाल्लाह ताला आपको याद हो जाएंगे। और याद होने के बाद इंशाल्लाह भूलते नहीं। फिर आप जब कल को आप डॉक्टर बन भी जाएंगे फिर भी आपको पीरियोडिक टेबल इंशाल्लाह याद ही रहेगा। बहरहाल अच्छा जी, अब उसके बाद सेकंड ग्रुप में आए। सेकंड ग्रुप था आपका बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो अच्छी बात है, अब इसको ज़रा रट्टा मार लें। हाइड्रोजन, लिथियम से अच्छा कुछ बच्चों के पास ना वो तरीका होता है, वो उन्होंने किया हुआ था इस तरह से, हाल ही ने की रब ने फरियाद। अगर इस तरह का तरीका आप लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी कर लें, वरना मेरा ख्याल है जब रट्टा मारनी है तो आप एलिमेंट्स के नाम से रट्टा मार लें तो वो ज़्यादा आसान हो जाए। कोई जल्दी तो है नहीं, वक्त अभी है आपके पास, इसलिए अगर इसको याद कर लेते हैं और बाय नेम ही याद कर लें तो इट साउंड्स बेटर आल्सो। बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है। अच्छा बेटा, उसके बाद अब चीज़ें हाइड्रेशन एनर्जी तक हो गया था। अब हमने क्या करना है, हमने आज बेसिकली अब पढ़ने हैं कंपाउंड्स। कंपाउंड्स ये हैं जो कि पीरियोडिक टेबल में आपके एलिमेंट्स के हवाले से जनरली यूज़ हुआ करेंगे, जनरली बनेंगे ये। और आपने अब तक की जो केमिस्ट्री की ज़िंदगी है उसमें भी इन चीज़ों को काफ़ी बार पढ़ा हुआ। पहले मैं आपके सामने नाम लेता हूँ उनके, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। देखें, सबसे पहले हेलाइड, फिर हाइड्राइड, उसके बाद ऑक्साइड। इसमें से मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया नाम आपके लिए नया है। हेलाइड क्या होते हैं? हैलोजन से निकला हुआ है। हाइड्राइड क्या होते हैं? हाइड्रोजन से निकला हुआ है। ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑक्सीजन से निकले हुए हैं। ये वो कंपाउंड हैं जिनमें हैलोजन हो, ये वो कंपाउंड है जिनमें हाइड्रोजन हो, ये वो कंपाउंड है जिनमें ऑक्सीजन हो। कोई मुश्किल वाली बात नहीं। लेकिन ये जो क्वेश्चन है, इस वक्त मैं पेज नंबर आपके 11 पे हूँ, बुक के पेज नंबर, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 11 पे। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बोर्ड में आ चुके हैं, ख़ास तौर पे हेलाइड और हाइड्राइड, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन दिया हुआ है। ऑक्साइड इतना ज़्यादा नहीं आया हुआ, लेकिन बहरहाल करने तो तीनों ही हैं। लॉन्ग के हवाले से भी तैयार करें इसको, शॉर्ट के हवाले से इसमें कुछ चीज़ें पूछ लिया करता है। अभी मैं इनको जब डिफ़ाइन करूँगा, मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से निकल सकते हैं, टाइप्स में से कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ पूछ लेता तो वो भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, सबसे पहले आए अब हेलाइड्स के ऊपर। हेलाइड्स हैं क्या जनाब अली? हेलाइड हैं क्या? नाम से जाहिर है कि वो कंपाउंड्स जिसमें हैलोजन हो, जिसमें हैलोजन हो। तो हम इसको एग्जैक्टली ये कह देते हैं कि बाइनरी कंपाउंड्स, बाइनरी कंपाउंड्स हैविंग
हेलोजन एटम। बाइनरी मतलब टू, दो। बाइनरी कंपाउंड आपको पता है कि हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं वेयर देयर आर टू एलिमेंट्स लाइक HCl, HBr, HI, सोडियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, जहाँ पे सारे दो एलिमेंट हो। तो जब दो एलिमेंट है तो उसमें अगर एक हो हेलोजन और दूसरा कोई भी हो तो दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड हेलाइड। एक कौन हो, हेलोजन, और दूसरा कोई भी हो। अब सवाल यहाँ पे ये पता होता है कि हेलोजन कौन से हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर वही बात कि आप अगर पीरियोडिक टेबल याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी हो जाएगी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। मोस्टली हम इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक रहते हैं। एस्टाटीन रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, इसको स्टडी नहीं किया जाता। हम जो मोस्टली पढ़ा करेंगे वो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन पढ़ा करेंगे। तो अब लुब्बे लुबाब बात का ये बना कि ऐसे कंपाउंड जिसमें दो चीज़ें हों, दो एलिमेंट्स हों, और वन ऑफ दोज एलिमेंट्स शुड बी अमंग फ्रॉम दोज एलिमेंट्स, या वो फ्लोरीन हो जाए, क्लोरीन हो जाए, ब्रोमीन हो जाए, आयोडीन हो जाए, जो मर्जी हो जाए, सो दैट विल बी कॉल्ड हेलाइड। इन कंपाउंड्स को हम कहेंगे हेलाइड। अच्छा जी, हेलाइड के जो कंपाउंड हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी बीच में शुरू हो रहे हैं, इन बातों को भी आप जेहन में रखते जाएं। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो फिर पूरा बताओगे, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो फिर ऑब्वियसली जितना पूछा होगा उसने वो बताएंगे। एक, या तो ये हो सकता है आयनिक हेलाइड, या हो सकता है कोवलेंट हेलाइड, या हो सकता है पॉलीमेरिक हेलाइड। ये 3 हो सकते हैं। अच्छा जी, चीज़ों को लॉजिकली लें ज़रा, आप देखें, नाम से बताएं। आयनिक हेलाइड का मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, ऐसे बाइंडिंग कंपाउंड या ऐसे हेलाइड कंपाउंड जिसमें आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक हेलाइड। आयनिक हेलाइड कौन सा होता है, कोई एग्जांपल? NaCl, KCl, ये सारे किस में आते हैं? आयनिक में आते हैं। उसके बाद कोवलेंट हेलाइड, जब किसी बाइंडिंग कंपाउंड में, किसी हेलाइड के बाइंडिंग कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्ड हो, कोवलेंट हेलाइड हो जाएगा। मिसाल के तौर पे HCl, HI। अच्छा जी, उसके बाद पॉलीमेरिक हेलाइड। पॉलीमेरिक हेलाइड में क्या होता है कि जो हेलोजन है ये एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है, ये एज अ ब्रिज काम कर रहा होता है, यानी उसके दोनों तरफ और एलिमेंट्स बीच में लगे हुए हैं, लेकिन वो एक एज अ ब्रिज काम कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि Al2Cl6 ये एक कंपाउंड है। इसमें क्या होता है कि 1 2 3 क्लोरीन ऐसे, चौथा ऐसे, उसके बाद इधर से फिर ये एल्यूमिनियम के साथ दोबारा अटैच हो जाता है ऐसे। अब इसमें क्या हो रहा है, ये एक कंपाउंड, एक नाम से देखें ना, ये पॉलीमेरिक, लाइक पॉलीमर बन रहा है, एक चेन बन रही है। तो ये एक चेन बनती चली जा रही, और इस चेन में जो हेलोजन है वो एज अ ब्रिज काम कर रहा है बिटवीन अदर एलिमेंट्स। तो दिस इज कॉल्ड पॉलीमेरिक कंपाउंड्स। अच्छा जी, इसको अब आपने बाय नेम भी याद रख लेना है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन इसका आता है तो ऑब्वियसली ये सारी बातें बीच में बताओगे, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो इसकी अपनी बात करें, एग्जाम्पल दे दें, इसकी अपनी बात करें, एग्जाम्पल दे दें, इसकी अपनी बात करें, एग्जाम्पल दे दें। अब मुझे पीरियोडिक टेबल के लिहाज से थोड़ा सा कंसेप्चुअली सोच के ये बता दें कि आयनिक, कोवलेंट और पॉलीमेरिक हेलाइड का पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड क्या होना चाहिए, इसके बारे में ज़रा 2 लम्हे के लिए सोचें और फिर अगली बात सुनें। आपको ये बात पता है कि पीरियोडिक टेबल में जो मोस्ट लेफ्ट पे एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स हैं। मेटल्स आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। मेटल क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे मिसाल के तौर पे अब इसके केस में ऐसे था ना, कई बार अब तो बना चुके हैं हम पीरियोडिक टेबल, अब तो आपको भी बनाना आ जाना चाहिए जल्दी से। ये था S, ये था D और ये था P और नीचे था F, ऐसे ही। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन थे इस ग्रुप में, आउटर मोस्ट सेल में? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे चल रहा था। एक वलय के लिए एक इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान,
मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक हो गया। अब एक और कंसेप्ट जेन में लाएं जरा, पहले वाला क्या था वो, आयनाइजेशन एनर्जी वाला और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला, दोनों आपने पढ़े हुए हैं। आपको पता है कि आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रही होती है। इट मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स के लिए, इन एलिमेंट्स के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है बनिस्बत इन एलिमेंट्स के। ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सॉरी ये वाले एटम्स जो हैं, ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, तो इनकी चूंकि आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर देम टू लूज द इलेक्ट्रॉन, और इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू भी ज़्यादा है। यहाँ पे आप ज़रा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला कॉन्सेप्ट जहन में लेके आएँ, और जो आप आयनिक कंपाउंड और आपने कोवलेंट कंपाउंड और आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड वाली बातें पढ़ी हुई ना, उन सारी बातों को ज़रा जहन में रिकॉल करें आप। ये जो पहला ग्रुप है ना, ये मोस्टली आयनिक बॉन्ड बनाता है विद द सेवंथ ग्रुप। हमने सेवंथ ग्रुप भी पढ़ना है ना, क्या पढ़े हम, हेलाइड पढ़े हैं ना, सेवंथ ग्रुप हेलोजेंस। सेवंथ ग्रुप के साथ जो पहला ग्रुप है ये आयनिक बॉन्ड बनाता है। ये आयनिक बॉन्ड क्यों बना रहा होता है, अब रिवाइज करें ज़रा अपना वो पॉलिंग स्केल वाला कॉन्सेप्ट कि पॉलिंग ने कहा था कि व्हेन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन 1.7 bond will be ionic. When the difference of electronegativity will be less than 1.7, the bond will be covalent. ठीक हो गया। यही बात मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ तो याद दहानी के लिए आसानी हो जाएगी कि जब डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन 1.7 हो तो बॉन्ड क्या होता है, आयनिक। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब लेस देन 1.7 क्या हो तो बॉन्ड कोवलेंट। पहले ग्रुप और सातवें ग्रुप के जब कंपाउंड्स बना करते हैं ना, तो ये जो कंपाउंड है ये आयनिक होते हैं। क्यों, इनका डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से ज़्यादा होता है। ठीक हो गया, ओके जी। उसके बाद अब आ जाएं आप जनाबे अली कोवलेंट के ऊपर। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट क्या हो रही होती, बढ़ रही होती। जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे इसका डिफरेंस निकाला था तो डिफरेंस विल बी मोर देन 1.7, बॉन्ड हो जाएगा आयनिक। लेकिन जैसे जैसे इस तरफ चलते जाएंगे तो डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ डिफरेंस की। डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाएगा तो बॉन्ड विल बी गोइंग टुवर्ड्स कोवलेंट। इट मींस आई कैन से कि आयनिक करैक्टर इज रिड्यूसिंग, आयनिक करैक्टर इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, या मैं ये भी कह सकता हूं कि कोवलेंट करैक्टर इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इतनी सी बात है। अच्छा जी, पीछे अब रह जाता है मामला किसका, सिर्फ पॉलीमेरिक हैलाइड का। तो पॉलीमेरिक हैलाइड के केस में चंद एक एग्जांपल हैं, जो कि एल्यूमिनियम हो गया, जैसे एल्यूमिनियम का कंपाउंड हो गया, या गैलियम के कुछ कंपाउंड है, तो ये एज पॉलीमेरिक हैलाइड्स के तौर पे काम करते हैं। और वैसे ओवरऑल क्या हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट जो आयनिक करैक्टर है वो कम हो रहा है, कोवलेंट करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, और एल्यूमिनियम और गैलियम के जो कंपाउंड है यहाँ पे करके आके ये क्या करते हैं, ये इसमें आ जाते हैं पॉलीमेरिक में, जो एज अ ब्रिज काम कर रहे होते हैं। अब ऑब्वियसली इनकी प्रॉपर्टीज भी फॉलिंग, दे विल बी फॉलिंग बिटवीन द आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड। प्रॉपर्टीज क्या हैं, आपने फर्स्ट ईयर के 4th चैप्टर के जो सॉलिड वाला चैप्टर था, बड़ी डिटेल से, जहाँ पे आपने NaCl का स्ट्रक्चर, जहाँ पे आपने डायमंड का स्ट्रक्चर पढ़ा था, वहाँ पे आपने आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़, कोवलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टीज, सारा कुछ पढ़ा हुआ है पुत्र, कोई नई बात नहीं है। वहीं से 2-4 लाइंस उठा के यहाँ पे फिट की जा सकती। क्या प्रॉपर्टीज थी उसकी, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है। आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सॉलिड स्टेट में नॉन कंडक्टर है, लेकिन अगर आयनिक फॉर्म में आ जाएं, सोल्यूशन फॉर्म में आ जाएं, मोल्टन फॉर्म में आ जाएं, कंडक्टर हो जाती हैं, हार्ड होती हैं, ब्रिटल होती हैं, सारी बातें आपको पता है। यही बातें इसी में हैं, लेकिन इसने अच्छा नहीं लिखा हुआ, टेक्स्ट बुक वाले ने ये तीनों जो है ना आपके, ये वाले क्या नाम है इनका, टॉपिक, हेलाइड वाला,
हाइड्राइड वाला और ऑक्साइड वाला, ये तीनों टॉपिक इसने अच्छे नहीं लिखे हुए, इसने एज अ ग्रुप बना के पूरा लिख दिया हुआ है और इट्स डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड ऑब्वियसली आपको पता है कि बोर्ड में आपको नंबर निकलवाने के लिए हेडिंग शुड बी देयर, पॉइंट शुड बी देयर, इसलिए थोड़ा सा अपना हेड इस्तेमाल करें। मैंने आपको ये चीज़ें बताई भी हैं, हेडिंग्स ये वाली यूज़ करें, इसको बताएं क्लियरली, अलग से मेंशन करें कि जी ये टाइप्स हैं, ये हेडिंग्स हैं, इनकी एग्जांपल्स बताएं, दोबारा हेडिंग दें, फैक्टर्स की बताएं, दोबारा हेडिंग दें, ट्रेंड्स का बताएं, पीरियड का बताएं, ग्रुप का बताएं। इंशाल्लाह लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो 4 नंबर कहीं नहीं गए आपके। ठीक हो गया। एग्जाम्पल पॉलीमेरिक हैलाइड की इसने बुक में नहीं दी हुई है, टेक्स्ट बुक में, लेकिन मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दी है AlCl6 वाली, Al2Cl6 वाली, वो वाली एग्जाम्पल जैसे मैंने ड्रॉ की थी वैसे ड्रॉ करके दे दें, हो जाएगा साथ इंशाल्लाह ताला। ट्रेंड मैंने आपको इसका बता दिया है कि लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है इसका ट्रेंड, मूविंग फ्रॉम आयनिक टू कोवलेंट, यानी कि लेफ्ट साइड इज मोर आयनिक एंड एज वी आर मूविंग इन द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट इज मूविंग फ्रॉम आयनिक टू कोवलेंट। अच्छा, एक ट्रेंड और सिर्फ देख लें अब छोटा सा, वो ये कि जब अगर मैं बात करूं कि हैलोजन ग्रुप के अपने अंदर क्या ट्रेंड है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनके अपने अंदर क्या ट्रेंड है, तो मैं ये कहूंगा कि फ्लोराइड आर मोर आयनिक देन क्लोराइड देन ब्रोमाइड और लास्ट में आयोडाइड। मीन्स कि वो कंपाउंड जो कि फ्लोरीन के साथ बन रहे होंगे, फ्लोराइड के कंपाउंड होंगे, तो दे विल बी टेंडिंग टुवर्ड आयनिक, और जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम नीचे आते जाएंगे तो इट विल बी मूविंग फ्रॉम द आयनिक टू कोवलेंट, यानी आयोडाइड कंपाउंड्स विल बी टुवर्ड्स कोवलेंट और ऊपर वाले जो कंपाउंड है दैट विल बी टुवर्ड्स आयनिक। बाकी दोनों ट्रेंड हो गए, टॉप टू बॉटम वाला भी हो गया और लेफ्ट टू राइट वाला भी हो गया। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट में आए, अब नेक्स्ट में है जनाब अली हाइड्राइड। कोई मुश्किल नहीं है इसमें भी, उसी तरह ही चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे, उसी तरह इसकी टाइप्स निकाल लेंगे, उसी तरह इसका बाकी सामान निकालते हैं, देखते हैं क्या करता है ये जी। अब नाम से क्या लगता है कि हाइड्राइड क्या है, ऐसे कंपाउंड्स बाइनरी कंपाउंड्स हैविंग हाइड्रोजन, वही वाली बात कि बाइनरी कंपाउंड मतलब 2 एलिमेंट्स हैं उनका कंपाउंड है और उसके अंदर एक जब हाइड्रोजन हो तो इट विल बी कॉल्ड हाइड्राइड। कोई मुश्किल वाली बात नहीं। अब आ जाएं इसकी टाइप्स के ऊपर। टाइप्स में जनाब अली करीब वही बात है, एक वर्ड का डिफरेंस है सिर्फ। जैसे उसमें आपने वो पढ़ा था ना, क्या नाम है, पॉलीमेरिक हैलाइड, इसमें आपने उसको कह देना इंटरमीडिएट हाइड्राइड। बस पहला क्या होगा, आयनिक हाइड्राइड्स, दूसरा क्या होगा कोवलेंट हाइड्राइड्स, और तीसरा क्या हो जाएगा इंटरमीडिएट हाइड्राइड। ये इसकी 3 टाइप्स। ओके जी, क्वाइट सिंपल। अगर जो आपका हाइड्रोजन है वो आयनिक बॉन्ड के ज़रिए अटैच है, आयनिक हाइड्राइड। अगर हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड के ज़रिए अटैच है, कोवलेंट हाइड्राइड। अगर जो है हाइड्रोजन वो इसके दोनों का दरमियान का मिक्सचर है, बात करते हैं अभी इसके ऊपर, तो वो इंटरमीडिएट हाइड्राइड। आयनिक के केस में एक्चुअली हाइड्रोजन का मामला क्या है, हाइड्रोजन को अभी हम डिस्कस भी करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। हाइड्रोजन की ज़रा अच्छी खासी ज़रा तफसील से इसको देखते हैं कि इसके साथ मामला क्या है। हाइड्रोजन आपको पता है कि पहला एलिमेंट है और हमने इसको ग्रुप 1A के टॉप पे रखा हुआ है। 1s1 इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने का क्या मतलब है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। जब आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 1 है, यानी कि ये वाला मामला है इसके साथ कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अब
इसके लिए दो ऑप्शन है, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन कर ले, अपना डुप्लेट पूरा कर ले, और या ये अपना यही इलेक्ट्रॉन किसी और के साथ उठा के शेयर कर दे, या ये अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। इसमें कोई नई बात नहीं, आपने ये सारी बातें लॉजिकल हैं और आपको सारी बातें पता हैं पहले से कि या तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, लूज़ कर ले, शेयर कर ले, अपना डुप्लेट पूरा कर ले किसी भी तरीके से। इसीलिए आपको पता है कि हाइड्रोजन नेचर में, इन्वायरमेंट में अकेला नहीं रहता, मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं रहता, ये डायटॉमिक फॉर्म में ही रहता है, H2 की फॉर्म में रहता है। अगर और कोई ना मिलेगा तो दूसरी हाइड्रोजन के साथ ही शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना के H2 की डायटॉमिक फॉर्म में रहेगा। अब मैंने आपके सामने तीन ऑप्शन रखे हैं कि या तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर ले, या गेन कर ले, या शेयर कर ले। यही सारी बातें इसी पे अप्लाई हो जाएंगी। देखें ज़रा, सबसे पहले अगर हाइड्रोजन ठीक है, सिंगल है, एक इलेक्ट्रॉन है, मासूम सा एटम है, लेकिन फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो है ना, दिल तो इसका भी करता है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब इसकी है, तो अगर ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ अब बात ज़रा गौर से सुनना, अगर ये किसी ऐसे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए जिससे ये भी इलेक्ट्रॉन ले सके, ये भी इलेक्ट्रॉन उससे लूज करवा सके, तो हम इसको कहते हैं आयनिक हाइड्राइड। इनको क्या कहेंगे? आयनिक हाइड्राइड। अब ऐसे एलिमेंट कौन से हो सकते हैं जो कि हाइड्रोजन को भी इलेक्ट्रॉन दे सके, यानी कि वो एलिमेंट इतने इलेक्ट्रोपॉजिटिव हों कि हाइड्रोजन भी उनसे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो आपको पता है कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट हैं वो ग्रुप 1 में, कौन? खुद ही इसी हाइड्रोजन के ग्रुप में, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। आपको ये बात भी पता है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की जो सलाहियत है, वो टॉप टू बॉटम क्या हो रही होती है? वो इंक्रीज़ हो रही थी। जैसे जैसे टॉप टू बॉटम उसका साइज़ बढ़ रहा है, जैसे जैसे इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो रही है, इसी तरह उसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज़ करना आसान होता जा रहा है। तो इसी एलिमेंट में, इसी कंपाउंड में, इसी ग्रुप के कुछ एलिमेंट, सोडियम हो गया, नीचे पोटाशियम हो गया, नीचे फ्रांसियम की तरफ चले जाए, सीजियम की तरफ चले जाए, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हाइड्रोजन के लिए इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। एंड व्हेन दे लूज द इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन कैरीज नेगेटिव चार्ज। हाइड्रोजन कैरीज नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या कहते हैं? हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा हो तो इट इज़ कॉल्ड हाइड्राइड। तो इसलिए हम कहते हैं कि जी सोडियम हाइड्राइड के कंपाउंड मौजूद हैं, जी सीजियम हाइड्राइड के कंपाउंड मौजूद हैं। वो क्या कर रहे होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने उनसे लूज करवा लिया होता है, हाइड्रोजन कैरीज नेगेटिव चार्ज। तो दिस कंपाउंड्स आर बेसिकली आयनिक हाइड्राइड। ठीक हो गया बेटा? अच्छा जी, और इसकी जब प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो दीज आर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टल होते हैं, और इनका मेल्टिंग पॉइंट, फिर वही वाली बात, आयनिक कंपाउंड जहाँ पे वर्ड आ गया आयनिक वाला, इट मीन्स के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट विल बी हायर। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हायर होंगे, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस हो सकेगी मोल्टन स्टेट में, और वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आयनिक करैक्टर, आपको ये बात पिछले मैंने बता दी है कि आयनिक करैक्टर डिक्रीज हो रहा होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक हो गया बच्चे? उसके बाद नेक्स्ट पे आए जरा, द हाइड्राइड इन विच, अच्छा जी, अब आ जाए कि अगर हाइड्राइड इसके साथ क्या नाम है, हाइड्रोजन के साथ ये कोवलेंट के तौर पे अटैच हो, कोवलेंट बॉन्ड के साथ अटैच हो, तो देन इट विल बी कॉल्ड कोवलेंट हाइड्राइड। अब कोवलेंट हाइड्राइड के केस में क्या होगा? जो मैंने 2-4 ग्रुप्स के नाम, अच्छा जो सेकंड ग्रुप है ना आपका बेरिलियम मैग्नीशियम वाला, उसके भी जो नीचे वाले एलिमेंट है ना, वो भी आयनिक हाइड्राइड की तरफ चले जाते हैं। ये आपके बुक के, टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 13 के ऊपर अगर आप देख लें तो बड़ी अच्छी बात है। देखो इसने, बल्कि यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, अपने बुक के ऊपर आप ये देखें ना, अगर अपनी बुक पे ध्यान रख लें, आप सिर्फ ये देख लें कि ये देख, इसने लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारे हाइड्राइड आयनिक हैं। उसके बाद इसने ये एक स्टेयर सी बनाई हुई है, शो किया अलग से। नीचे वाले जो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये भी आयनिक हाइड्राइड ही बना रहे हैं। उसके बाद ये स्टेयर सी नोट करें, ये स्टेयर सी आयनिक की तरफ चला गया। अब ये दरमियान वाले जो कुछ हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैडमियम और इंडियम, ये इंटरमीडिएट है, दरमियानी वाला मामला आ गया।
अब ऑब्वियसली फिर वही बात लॉजिकल कि लेफ्ट टू राइट आपका जो आयनिक जो ट्रेंड है वो कम होता जाता है, आप जैसे जैसे मूव करते जाते हैं टुवर्ड्स लेफ्ट टुवर्ड्स राइट, तो कोवलेंट ट्रेंड बढ़ता जाता है। ये देखो शुरू में आयनिक था, दरमियान में चीज इंटरमीडिएट हो गई, उसके बाद कोवलेंट हो गई। ऑल क्लियर बेटा? यहां से बोरोन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ गैलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, जिसके साथ भी हो देन इट इज मेकिंग कोवलेंट हाइड्राइड। ओके बेटा, यहां तक क्लियर होगी बात। जब आप इसकी तरफ जाते हैं आगे, ऑक्सीजन वाला मामला थोड़ा सा डिस्कस कर लें, जहाँ पे H2O का मामला आ जाए, जहाँ पे हाइड्रोजन उसके साथ ऑक्सीजन के साथ मिलके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। ये सारी बातें, इसमें कोई भी नई बात नहीं है आपके लिए, इसको सिर्फ एक दफ़ा रीड करें, पॉइंट्स ज़रूर बना लें, हेडिंग ज़रूर बना लें, बाकी अल्लाह खैर सल्ला। ओके बेटा, नेक्स्ट है अब ऑक्साइड्स। अब ऑक्साइड्स भी नाम से जाहिर है कि उसमें क्या होना है, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। वही बात है कि बाइनरी कंपाउंड्स हैविंग ऑक्सीजन एटम, सेम वाइज हेलाइड, सेम वाइज हाइड्राइड और ऑक्साइड्स, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एक चीज़ तो एक एलिमेंट तो ऑक्सीजन हो और दूसरा साथ में कोई भी हो जाए, तो दैट कंपाउंड्स विल बी कॉल्ड ऑक्साइड्स। अच्छा, ऑक्साइड्स की एक्चुअली ना आगे से कुछ टाइप्स हैं। जैसे आपने सुना होगा ये पहले कि नॉर्मल ऑक्साइड, सब ऑक्साइड और फिर सुपर ऑक्साइड्स। हमने इसमें से सिर्फ नॉर्मल ऑक्साइड की बात करनी है। पर ऑक्साइड्स भी होते हैं, बिल्कुल जैसे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, H2O2 का नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। ये अगर आपको H2O2 में होता है, जैसे आजकल वो कोरोना का मसला है, तो आपका ये जो सैनिटाइज़र यूज़ होते हैं, सैनिटाइज़र में अल्कोहल भी यूज़ हो रही होती है और सैनिटाइज़र्स में सम टाइम H2O2 भी डाला जाता है। H2O2 इज़ डिसइंफेक्टेंट, जरासीम कुश है और इसलिए इसमें यूज़ किया जाता है। अच्छा भारत, तो नॉर्मल ऑक्साइड्स में, नॉर्मल ऑक्साइड वो हैं जिसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज़ -2। ठीक हो गया, नॉर्मल ऑक्साइड्स को हम मेनली डिस्कस करेंगे। आगे सुपर ऑक्साइड और सब ऑक्साइड में चेंज होता है। सुपर ऑक्साइड में ये -1/2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो नॉर्मल ऑक्साइड में -2 हो जाएगी। और उसके बाद जो अब करने वाली बात है मज़ीद इसमें, वो ये है कि जो नॉर्मल ऑक्साइड हैं वो आगे से फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? नॉर्मल ऑक्साइड या तो वो हो सकते हैं जनाबे अली एसिडिक, या हो सकते हैं बेसिक, और या हो सकते हैं वो एम्फोटेरिक। याद करें ज़रा, आपको जब फर्स्ट लेक्चर में या सेकंड लेक्चर में बात हुई थी मेटलाइड की, मेटल्स की, उस वक्त मैंने आपको ये बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं ये बेसिक होते हैं। वो वाली बात अब मैं करने लगा हूँ, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो उस वक्त ये बात हुई थी कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, और एम्फोटेरिक अभी हम देखते हैं कि वो कौन से होते हैं, किन चीज़ों के होते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आ जाए एसिडिक पे आ जाए या बेसिक पे आ जाए। अगर मैं बेसिक की बात करूँ पहले, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि मेटल ऑक्साइड्स आर, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक। याद करें इक्वेशन मैंने आपको वहाँ पे एक बताई थी, वो क्या थी? Na2O है, लेट्स से मेटल ऑक्साइड, सोडियम इज मेटल, उसका ऑक्साइड है। इसको बेसिक ऑक्साइड क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि जब ये वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बना रहा था? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा था। तो इसलिए मेटल के ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहा जाता है।
अब तो मेटल्स कहाँ पे मौजूद हैं पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट, मिडल, जैसे जैसे आप राइट पे जा रहे थे तो इट वाज गोइंग टुवर्ड्स नॉन मेटल। अच्छा जी, एसिडिक मेटल, एसिडिक ऑक्साइड पे क्या बात हुई थी उस वक्त के नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक। इक्वेशन उस वक्त बताई थी मैंने आपको, सल्फर डाइऑक्साइड का मिसाल के तौर पे वाटर के साथ रिएक्शन हो तो क्या बनेगा? H2SO4, एसिडिक ऑक्साइड। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम ये कहें कि एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड इन दोनों को जमा किया जाए, यानी इन दोनों का रिएक्शन करवा दूं, मैं कहूं कि जी लेट्स से Na2O और SO3 इनका मैं रिएक्शन करवाता हूं तो क्या बनेगा? SO सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, SO3, तो क्या बनेगा? सोडियम सल्फाइड, सोडियम Na2SO4 सोडियम सल्फेट बन जाएगा। तो सोडियम सल्फेट बनना का मतलब क्या है कि जब आप एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड का रिएक्शन करवा रहे हैं तो सॉल्ट बन रहा है। ये वही चीज़ है जब आप जैसे आप एसिड और बेस का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है? सॉल्ट बनता है। ठीक हो गया बेटा। बेसिक ऑक्साइड के बाद जनाब अली अब फर्दर आ जाएंगे हम लास्ट पे एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि जिनके जो ऑक्साइड हैं वो एज बेसिक और एज एसिडिक दोनों के तौर पे काम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जैसा कि एम्फोटेरिक का ये मैंने लिखा हुआ है, तो जिंक ऑक्साइड है, जैसे अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करे तो ये जिंक सल्फेट बना देता है। जब ये एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो ये एज बेसिक काम कर देता है। देखिए ना यहाँ पे अभी आपने पढ़ा है कि अगर मैं मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि Na2O और SO3 का रिएक्शन हुआ तो क्या बना? Na2SO4। ठीक हो गया। Na2 सोडियम सल्फेट बना। तो सोडियम सल्फेट बनने का क्या मतलब है कि वन ऑक्साइड वाज एसिडिक, वन ऑक्साइड वाज बेसिक, सॉल्ट बन गया। अब इसमें एक चीज जब एसिड है तो इट मींस अदर थिंग इज एक्टिंग एज बेसिक। क्यों? क्योंकि तभी तो सॉल्ट बना है। ठीक हो गया। इसलिए जिंक सल्फेट बन गया, इसमें सॉल्ट बन गया। और इसी तरह ये रिएक्शन हो सकता है अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो वो सोडियम जिंकेट बन जाता है, Na2ZnOH4। तो ये होते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब इनकी बात अगर ये की जाए कि इनका जो करैक्टर है वो कैसे चेंज हो रहा है पीरियोडिक टेबल में, एसिडिटी का या बेसिसिटी का, तो सिंपल सी बात वही ज़हन में रखें आप कि मेटल ऑक्साइड्स वर बेसिक ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड्स वर एसिडिक ऑक्साइड। तो इट मीन्स तो मेटल हैं कहाँ पीरियोडिक टेबल में? लेफ्ट पे, मिडल में। व्हेन वी आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल मेटालिक करैक्टर इज डिक्रीजिंग। इट मीन्स कि मैं कह सकता हूँ कि बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड इज डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। दूसरे लफ्जों में मैं ये भी कह सकता हूँ कि एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स इज इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मुश्किल है आपकी बात? अच्छा जी, ग्रुप में क्या ट्रेंड होगा? ग्रुप में इसका ट्रेंड है कि बेसिक करैक्टर इसका इंक्रीज होता है टॉप टू बॉटम। टॉप टू बॉटम बेसिक करैक्टर क्या हो रहा था? इंक्रीज। जैसे कि बेसिक करैक्टर लेफ्ट टू राइट हो रहा था डिक्रीज, इसी तरह ग्रुप में क्या होगा? बेसिक करैक्टर हो रहा होगा इंक्रीज। यानी कि जो बेरिलियम का ऑक्साइड है, मिसाल के तौर पे बेरिलियम के जो ऑक्साइड है ये लेस बेसिक होंगे देन बेरिलियम के आगे क्या आता है? मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, जो भी हो। ठीक हो गया जी? ठीक है बेटा, इसको यहां तक रखें। अब यहाँ पे आपका आज का लेक्चर होता है ख़त्म। ये बातें सारी आपके जो इसका है बुक है, इसका पेज नंबर 14 के ऊपर लिखी हुई है। अगर आप देखें 14 पेज के ऊपर ये टेबल बना हुआ है। इस टेबल में भी बेसिक, एम्फोटेरिक और एसिडिक ऑक्साइड बड़े क्लियरली वाज़ेह उसने लिखे हुए हैं। जैसे पिछला मैंने जो हाइड्राइड वाला था वो एक्सप्लेन किया था, बिल्कुल इसी तरह वो स्टेयर सीक बनी हुई है। तो बेरिलियम, जिंक और गैलियम, लेड, ये ऑक्साइड चले जाते हैं एम्फोटेरिक में। जो टुवर्ड्स द राइट हैं वो चले जाते हैं एसिडिक में, और जो बिफोर दैट हैं, बिफोर एम्फोटेरिक हैं, लेफ्ट पे हैं जो, वो हैं बेसिक में। ठीक हो गया बेटा? इसको इसी तरह हेडिंग्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ मुकम्मल तौर पे याद करना है। नेक्स्ट इंशाल्लाह
इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक वो शुरू करेंगे हम, और वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में, उसको कम्प्लीटली डिस्कस किया जाएगा इंशाल्लाह ताला। यहाँ तक मामला को कंप्लीट रखें, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।